क्या आतंक के खिलाफ ये भारत की आखिरी जंग है? जी हां, सवाल बड़ा है और आज ऐसे ही तमाम सवाल जो आज हम उठाएंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच 2 हफ्ते से बनी तनाव की स्थिति के बाद एक तरफ पाकिस्तान जहां बैकफुट पर खड़ा दिखाई दे रहा है, तो वहीं भारत अब भी फ्रंट फुट पर मुकाबला करने को बेताब है। भारत पाकिस्तान के संग किसी तरह का समझौता या बातचीत ना करने की अपनी नीति पर टिका हुआ है। साथ ही उसने यह भी साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ उसकी यह जंग जारी रहेगी। इससे पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हो गई है। इसके बाद से यह चर्चा आम है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। यही नहीं, ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो आज हम उठाएंगे। सवाल पूछेंगे कि आखिरकार कब खत्म होगी आतंक की यह जंग। आज सवाल तो बनता है, सवाल यह भी बनता है कि एयर स्ट्राइक के बाद क्या होगा अब भारत का अगला कदम। सवाल यह भी पूछेंगे कि अब क्या बड़ा करने वाले हैं पीएम मोदी। सवाल तो यह भी बनता है कि क्या मसूद अजहर पर भी कोई कार्रवाई करेगा पाकिस्तान या होगा भारत की कार्रवाई का इंतजार। सवाल यह कि क्या आतंक के आकाओं पर होगा कोई बड़ा एक्शन। आखिर कब मिलेगा जवानों की शहादत का बदला। शहीदों के कातिलों पर कार्रवाई आखिर कब तक। आज सवाल यही बनते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं और कुछ प्रतिक्रियाओं के बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस क्या कुछ कहती है, आइए जरा पहले वो आपको सुनाते हैं। कोई राजनीतिक एंगल से न जोड़ा जाए, यह देश के जवानों की बहादुरी का मामला है और निश्चित अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो उसका जवाब भारत को देना चाहिए था। और जहां तक देखा जाए कि जो वायुसेना के लोग हैं उन्होंने बहादुरी के साथ उसका डट के मुकाबला किया और जिस तरह का एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, निश्चित भारत का मान सम्मान काफ़ी मजबूती के साथ बढ़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इसका लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दें कि अभिनंदन की मुलाकात रक्षा मंत्री से हुई है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार मेडिकल चेकअप अभिनंदन का हुआ जब से वो वतन वापसी करके लौटे हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अब कुछ खुलासे के इंतजार भी हो रहा है। माना जा रहा है कि अभिनंदन के साथ किस तरह से पूछताछ की गई, भारत के इतर पाकिस्तान से जो बर्ताव की बात की जा रही है अभिनंदन के साथ कैसा हुआ, उसको लेकर भी तमाम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि अभिनंदन से रक्षा मंत्री की मुलाकात, संकेत और संदेश साफ है कि भारत इस पूरे मामले को लेकर अब गंभीरता से जो है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ पवन शर्मा जुड़े हुए हैं कांग्रेस की ओर से, साथ ही साथ पवन अग्रवाल जुड़े हुए हैं, सीईओ हैं डीएसए मैगजीन के, जो कि लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एके जग्गी साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं। दिनेश शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जग्गी साहब, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि चर्चाएं आम थी, लेकिन अब इस बात को लेकर कयास है कि भैया अभिनंदन तो आ गए, अब अगला कदम क्या होगा भारत का और क्या होना चाहिए। सर, अभिनंदन वापस आ गए, बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है। हमारा जवान वापस आ गया है, हमारा हक था वापस आया है। बट जो लड़ाई हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म पर स्टार्ट की है वो खत्म नहीं होगी अभी, जब तक पाकिस्तान अपना रवैया चेंज नहीं करता। अपने यहाँ जो आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं, जैसे मोहम्मद के थ्रू, हिजबुल मुजाहिदीन के थ्रू, जब तक वो नहीं खत्म करता इंडिया, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। आजकल देखेंगे 1 2 कल फिर 4 5 अपने जवान शहीद हुए हैं हंदवाड़ा बॉर्डर पर। यह सिलसिला चलता रहेगा। अब इसमें एक अच्छी बात यह आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है टुवर्ड्स जेएनके, टुवर्ड्स पाकिस्तान। 0 टॉलरेंस कर दिया है। बात तब होगी जब आप अपनी टेररिज्म टोटल खत्म कर देंगे। पहले जब ये पाकिस्तान हमें बेवकूफ बनाता रहा कि भाई टॉक
साइमल्टेनियसली होती रहेगी, हमें बताइए डोजर दीजिए। अब डोजर वाला टाइम खत्म हो गया है। अभी वी विल शो यू ऑन ग्राउंड। आप एक मारेंगे, आपको 10 मारेंगे और आपके घर में आके मारेंगे। एंड बालाकोट इज एक एग्जांपल है, आपके घर के अंदर मारा हमने आके। लेकिन जग्गी साहब एक बात बताइए ईमानदारी से, आतंकवाद खत्म हो गया? एयर स्ट्राइक काफी है? जवान तो अभी भी सर, शहीद हो रहे हैं साहब। नहीं, एक स्ट्राइक के साथ टेररिज्म खत्म नहीं होगा। अब मैं पंजाब का आपको देता हूं उदाहरण। 10 साल में एक हमने अर्बन इंसर्जेंसी और रूरल इंसर्जेंसी खत्म की थी। क्या था? एक रीजन था विक्ट्री का, हमारी जीत का। गवर्नमेंट की फर्म पॉलिसी थी। आज 70 साल के बाद गवर्नमेंट ने चेंज किए पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान। आज वो हम सॉफ्ट स्टेट से आगे हैं कि यस हम एक सुपर पावर हैं, हम एक इकोनॉमिक पावर हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। वो हमने दुनिया को दिखा दिया है। नहीं, आज मैं पूरे का पूरा जानना चाह रहा हूं दुनिया इस एयर स्ट्राइक के साथ है। इस एयर स्ट्राइक से, पूरे- ताकि मैं अपने अगले मेहमानों की तरफ जाऊं। मैं जग्गी साहब, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं सब कुछ, हमने हासिल क्या किया है? हासिल क्या किया सर? सर हमने अभी आपके कुछ आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा हमने क्या हासिल किया है। जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, जब जो अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट से सबूत मांग रही है कि हमने क्या डिस्ट्रॉय किया है, वो आपको फोटोज मिलेंगे, दिखाई देंगे। 1 सेकेंड, पाकिस्तान जो इतने दिनों से डरा रहा था कि हम न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर डिटरेंस करना है, वो हमने दिखा दिया आपको। हम आपको हिलने नहीं देंगे आपके न्यूक्लियर पावर के साथ। आपके प्लेन्स यही रहेंगे जमीन के ऊपर ही, पहले बर्बाद किए जाएंगे आपके हैंगर्स के अंदर। हम आपके जिस ठिकानों पर आप हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं, चाहे स्टेजिंग एरिया है, फॉरवर्ड एरिया है, हम वहां आके आपको ठोकेंगे। और हमने वो हमारे फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने दिखाया है। सर्जिकल 1 में हमने आपके एरिया में जाके इन्फेंट्री ने किया काम, अभी एयरफोर्स ने काम किया है वो वाला। इफ नीड भी हम नेवी भी हमारे पास तैयार है, कोई भी मौका हम नहीं छोड़ेंगे। बट पाकिस्तान को ये बताएंगे इनका जो सा फॉल्स वाला इनका वो तरीका था वो खत्म हो गया अभी। ठीक है पवन जी, आतंकवाद से लड़ाई लड़नी है ना सर? सरकार के साथ है ना आप लोग? बिल्कुल सरकार के साथ है। पवन शर्मा जी, आप भी सरकार के साथ हैं? एकदम पूरी कंधे तरह से कंधा मिला के साथ में है। सरकार के साथ में जो भी हमारी सेना को कमजोर करने की कोशिश करेगा, हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश करेगा, सरकार जो भी कदम उठाएगी राष्ट्र के मुद्दे के ऊपर, हम सरकार के साथ में कंधा से कंधा लगाकर खड़े हैं। पक्का सर? अब इसमें कोई देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ बोला है, देखिए जिस दिन हमारे जो 40-42 जवान शहीद हुए थे, उसी दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, पूर्व जम्मू कश्मीर के जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सामने आके, जनता के सामने आके बोला है कि देखिए ये गम का माहौल है और इसमें सरकार जो भी कदम उठाएगी, जो भी उपयुक्त कदम हो वो उठाए। और पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष सरकार के साथ में है। अब अगर इसमें कहीं कोई गुंजाइश हो तो मुझे आप बता दीजिए। संजय निरुपम को बता दिया सर, सबूत नहीं मांगने इस बार? देखिए, संजय निरुपम जी ने पहले भी कोई सबूत नहीं मांगे थे। अच्छा, उन्होंने पहले किसी नहीं एक कोई ऐसी एक बात हुई थी जिसके ऊपर उन्होंने किसी बात को लेके एक क्वेश्चन पूछा था। जब केजरीवाल ने कहा है कि ये हमारे देश के शहीदों की जो शहादत है उस पर कब तक सियासत होगी। ममता बनर्जी कुछ और कह रही हैं, अब अगर और समाजवादी नहीं, पार्टी देखिए, के नेता कह रहे हैं कि सबूत दे दीजिए। नहीं आप मुझे कह रहे हैं कि हम साथ हैं नहीं, सरकार मैं की। अपनी पार्टी का यहाँ पे प्रवक्ता हूँ। मैं कोई आम आदमी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का अच्छा, प्रवक्ता वो नहीं हूँ। अलग-अलग है। अगर कोई बात पूछ रही है तो वो उनसे पूछिए। क्यों? उनके हमारा एक ही समर्थन के कहना- बिना हमारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे आप? देखिए, उनके प्रधानमंत्री समर्थन के बिना बनेंगे नहीं राहुल गांधी बनेंगे पीएम बन जाएंगे? वो बात की बात है। अभी तो बात राष्ट्र की आ रही है। राष्ट्र की बात के ऊपर अगर अच्छा, कहीं चलिए, कोई उनको दूसरी एक- पार्टी का, तो वो लोग बात करें। उनको एक हमारा साफ एक कहना है। सुझाव तो दे सकते हैं सर, मशवरा तो दे सकते हैं। सुझाव तो आप दे हमारा दीजिए साथ- ममता बनर्जी मैं- को, केजरीवाल सुझाव- जी को, सुझाव अखिलेश ममता यादव बनर्जी को नहीं, सुझाव में मायावती जी को बोल सुझाव दीजिए मैं सर। सबको देना चाह रहा हूं, सबको नहीं, इंक्लूडिंग भाजपा को भी। आप जवानों के ऊपर शहादत ना करें, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। मैं कह रहा हूं कि अगर राष्ट्र की बात है तो राष्ट्र के मुद्दे पे आप साथ में रहिए। लेकिन कोई भी पार्टी हो जो आज इसके चुनावी माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ ही जाएगा, उनके पक्ष में नहीं जाने वाला। आतंक के खिलाफ पवन शर्मा जी, अगर ये अग्रवाल जी, आप अगर ये आखिरी लड़ाई थी तो साहब अभी तो जब से पुलवामा हुआ उसके बाद से लेकर अब तक साहब शहादत का रुख रुका नहीं है, तो फिर ये कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं?
देखिए, आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जब कोई व्यक्ति किसी बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है तो उसके लगातार टेस्ट चलते हैं, उसकी सर्जरी कई बार करनी पड़ती है और तब जाकर के उसको जो है डॉक्टर्स उसमें से निकाल पाते हैं, उस खतरे से निकाल पाते हैं। अभी जो हमने पहले स्ट्राइक की, नंबर पहली, उसके बाद अब हमने ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, मैं इसको सर्जिकल नहीं, एयर स्ट्राइक ही बोलूँगा। देखिए, इसके बाद अगर कोई ये कहता है कि साहब हमारी ये लड़ाई बंद हो गई, आतंकवाद खत्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो लड़ाई की अभी शुरुआत है एक तरीके से। भारत ने अभी तक तो कोई इस तरीके से लड़ाई शुरू नहीं की। भारत तो पीड़ित रहा अभी तक, तो कोशिश कर रहा था भारत की किसी तरीके से पाकिस्तान को ये चीज़ समझ में आ जाए कि भैया ये आतंकवाद हमारे देश में आप मत फैलाओ, ये दहशतगर्दों को हमारे देश में मत भेजो। ये तो हम कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश का नतीजा है कि हम लोगों ने टेबल टॉक्स की, हम लोगों ने डिस्कशंस किए, क्रिकेट मैच खेले, कल्चरल एक्टिविटीज़ में एक दूसरे के यहाँ हम लोग गए आए, सारी चीज़ें हमने की। उनकी फिल्मों के कलाकार हमारी फिल्मों में आकर के उन्होंने काम किया, उनको लोगों को हमने सराखों पर बिठाया। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान, जिसका कि पूरा धरातल जो है वो आतंकवाद से ग्रसित है खुद ही, क्योंकि आतंकवाद उन्होंने शुरू किया, उन्होंने पनपाया, आज वो उनको भी ग्रसित कर रहा है और हमें भी ग्रसित कर रहा है। तो भैया आप लोग ये कह रहे हैं कि वो पीड़ित है? नहीं, वो भी पीड़ित है कहीं ना कहीं। नहीं, पाकिस्तान पीड़ित है सर? बिल्कुल पीड़ित है सर। वो पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है सर? सर उनके हाथों में ही तो फंसा हुआ है, पूरा देश उनके हाथ में फंसा हुआ है, आतंकवादियों के हाथ में है। आप क्या समझते हैं कि सेना के अंदर आतंकवाद के लोग नहीं है? सेना भी वही कार्रवाई करती है कि जो आतंकवादी कर रहे हैं। तो फिर आईएसआई क्या कर रहा है सर? सर आतंकवादी पैदा कैसे हुए पाकिस्तान के अंदर? नहीं, आज ये बताइए ना। अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीड़ित है आतंकवाद से, जी, तो फिर आईएसआई क्या कर रहा है वहां पर? तो आईएसआई आईएसआई का मतलब क्या है सर वहां? देखिए सर, आईएसआई जो है, जो एजेंसी है, उसका क्या काम है ये तो पाकिस्तान वाले ज्यादा बता सकते हैं, हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जो मैं नहीं सर, ये फिलॉसफी मुझे समझ में नहीं आई ना सर, ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद से पीड़ित है। देखिए, ये तो पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलता हुआ सर, है। देखिए ऐसा है कि जो पाकिस्तान का पूरा अगर आप 70 वर्ष का इतिहास उठा लीजिए, या तो वहां पे सरकार थी नहीं, या थी तो वो सेना के हाथ में थी। सेना ने, सरकार ने, इन्होंने मिलकर के आतंकवाद को पनपाया और उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। इन्होंने उनको प्रश्रय दिया और आज इन लोगों को भी पीड़ित कर रहे हैं। आपको ध्यान हो अगर कि वो पीड़ित होते सर, तो मैं आपको मसूद बता अजहर को दूं, कैसे, क्यों बचाते? देखिए ऐसा है, मैं आपको याद दिला, क्यों हाफिज सईद को जो है संरक्षण देते? देखिए मैं आपको याद दिला दूं, इन्हीं के सैनिक स्कूल के अंदर 100 बच्चे मारे गए थे। कांग्रेस है, बताइए आतंकवाद से पीड़ित हैं या नहीं है? नहीं सर, जग्गी सर, मैं क्लियर कर देता हूँ, कांग्रेस से नहीं है वो सर। ओके, वो कंफ्यूजन होगी उनको। उन्होंने, आपने कहा ना कि पाकिस्तान पीड़ित है आतंकवाद से, इसलिए कंफ्यूजन होगी उनको, जैसे मुझे हो गई थी कंफ्यूजन। ओके, ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद पनपा है, उसका असर उसके ऊपर भी है, लेकिन हम क्यों उस असर को लें? भारत को उस आतंकवाद को क्यों हम लोग सहेंगे? हम लोग 30 साल के अंदर 80 से 90 हजार लोग अपने हम खो चुके हैं। लगातार जो है बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होती है। 14 तारीख को ये पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद भी जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जिस दिन जो है हमारे अभिनंदन जी वहां गिरफ्तार हुए, उस दिन भी इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया। कल इन्होंने 7 लोगों को मार दिया। तो क्या हम मतलब इसको ये समझे कि मैं वही पूछ रहा हूं सर, वही मैं पूछ रहा हूं कि एयर स्ट्राइक के बाद हमने हासिल क्या किया? सर हासिल क्या किया? मैं एक सेकंड आ रहा हूं। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी जरा समझाइए सर, क्या हासिल किया हमने? जबकि पैनल में बैठे हुए कुछ शख्स का मानना यह है कि भैया पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है। जग्गी साहब कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पवन शर्मा जी कह रहे हैं कि भैया देखिए जवाब तो मिल रहा है, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जैसा जवाब चाहे सरकार दे सकती है। बताइए सर, क्या हासिल हुआ? जी देखिए, अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ हासिल हुआ है। हमारे मिराज गए वहाँ पर और वहाँ के कुछ आतंकवादी ठिकानों पर हमने बमबारी की। एक प्रश्न इसमें बहुत बड़ा है कि ये हमारी भारतीय सेना की रणनीतियों का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। ये तय करना है हमारी आर्मी को कि उसको कब और क्या करना। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है तो मोदी जी ने तो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया है, पूरा का पूरा आर्मी पे छोड़ दिया है। दूसरा यह है कि पाकिस्तान ने जो किया है, पाकिस्तान उससे बहुत खिसियाया हुआ है। मातम है पाकिस्तान में कि आपने अभिनंदन को क्यों छोड़ दिया। इससे तो उनके सारे दांव विफल गए हैं। भारत की ये एक कूटनीतिक विजय है, भारत का एक दबाव है। शायद पाकिस्तान को ये लग रहा था कि
बहावलपुर में जो उसका जैश का हेडक्वार्टर है, बहावलपुर पे भारत ने मिसाइल तान दी है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो ये दबाव था पाकिस्तान सरकार के ऊपर कि या तो छोड़ो, या तो अभिनंदन को छोड़ो, या फिर मिसाइल का सामना करने के लिए तैयार रहो। देखिए, एक बात और है, पाकिस्तान केवल एक गीदड़ भपकी दिखा रहा है। उसके पास परमाणु बम के धमकी का जहां तक सवाल है, तो वो जानता है, वो अच्छी तरह जानता है कि आप तो भारत के एक छोटे से हिस्से को गिराएंगे, लेकिन भारत के एक बम में तो पूरा पाकिस्तान चला जाएगा। तो साहब, जिंदा रहना सब इच्छा रखते हैं। इमरान खान भी जिंदा रहना चाहते हैं, जरदारी भी जिंदा रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के आम नागरिक भी जिंदा रहना चाहते दिनेश जी, मेरा हैं। सवाल- जहां तक अभी सवाल मेरा ये राजनीति था की बात कही है कि सर, एयर स्ट्राइक के बाद, ये तो सब जानते हैं साहब जो आप बता रहे हैं हमें, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद भी आज भी शहादत का दौर जारी है। देखिए, ये बात तो होगी क्योंकि पाकिस्तान छद्म युद्ध लड़ता आया है। पाकिस्तान की कभी भी ऐसी नीति नहीं रही हो आमने सामने की लड़ाई लड़ा हो। अब भारत को कुछ धैर्य, कुछ समय तो चाहिए। वहां की आर्मी, हमारी आर्मी जो कर रही है, रणनीति अपना रही है, जो हम उसके ऊपर तो टीका टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि वो किस प्रकार की रणनीति बना रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये मामला यह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको युद्ध घोषित किया है और अभिनंदन को युद्धबंदी माना है। इसका मतलब यह है कि ये जंग मान ली गई है। अब इसमें पाकिस्तान, भारत को अपने हिसाब से रणनीति बनानी है और पाकिस्तान के ऊपर अभी और कुछ बड़ी कार्रवाई की आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक बात बताइए पवन शर्मा जी, आप मानते हैं ना ये मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है, अभिनंदन जो आए हैं, कि नहीं? देखिए, दिनेश जी बात कर रहे थे कि कूटनीतिक जीत हुई है। अगर देखा जाए, ये जिनेवा संधि का एक कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा है। लेकिन हम तो और- मान ही नहीं रहे, हमने हाँ, युद्ध छेड़ा है। और कौन- जिनेवा संधि कहां से आ गई फिर? कहाँ पे नहीं मान? हम तो मान ही नहीं रहे कि हमने युद्ध छेड़ा है। नहीं, देखिए, अगर कहीं पे भी जिनेवा अगर संधि तो तब लागू होगी ना सर जब हमने युद्ध छेड़ा। मुझे आई एम राइट पवन शर्मा? नहीं, पवन जी? देखिए, नहीं, आप अगर उसके हिसाब से अगर नहीं, देखा नहीं, मैं जाए, उसी हिसाब से हाँ, पूछ रहा नहीं, हूं सर आपसे। हमने उनके F-16 को मारा है, हमने पीछा करके मारा है। अगर हमने कोई चीज को पीछा करके मारा है और उनके कहीं पे भी हो, सबूत तो इसका- नहीं चाहिए ना आपको? किसको? आपको सबूत हमें क्यों चाहिए? सबूत नहीं, चाहिए नहीं, तो वो पाकिस्तान ममता को भेजो। बनर्जी मांग रही थी। सबूत अगर कोई मांगता है तो पाकिस्तान को भेजिए ना। अगर कोई सबूत मांगता है, सरकार से मांगता है, कोई पाकिस्तानी मांगता है, उनको बोले भेजे। देखिए, सबूत की बात कहीं पे भी नहीं आएगी। बात वहां आएगी जहां पे आप राजनीति की बात करेंगे। अगर कोई भी सरकार आज, अगर उसका जो मोदी सरकार है, मोदी जी अगर उसका लाइमलाइट लेके अगर उसके ऊपर राजनीतिकरण करने की कोशिश करेंगे तो जनता उनसे जवाब मांगेगी। हमारे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ना मांगने की जरूरत है। ये सवाल जवाब अब तो डायरेक्टली जनता ने ही करने हैं, हमने कुछ नहीं करना। ठीक है। अभी तिलक जी, आपने पूछा कि हासिल क्या हुआ, यहाँ सिर्फ मैं बहुत क्विकली आपको दो बातें बताता हूँ। एक बहुत बड़ी सफलता हमारी, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं मैं कह रहा हूँ, ये हमारी जो वर्तमान सरकार है, इसने ये दिखा दिया कि भारत कमजोर नहीं है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग हमको मिला है, जो सपोर्ट हमको मिला है। पवन जी, सर, भारत एक कभी सेकंड। कमजोर नहीं रहा था। एक नहीं, आप सेकंड, भारत एक को सेकंड कमजोर सुनिए। मत आगिए। नहीं, कमजोर भारत नहीं, आज से सुनिए, पहले सुनिए। भी कमजोर नहीं था, अभी भी नहीं है, ना रहेगा। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। कमजोर कभी नहीं था, आज भी नहीं है हाँ, और तो आगे ये भी मत नहीं बोले कि रहेगा। भारत- सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। कमजोरी की बात आपको बता रहा हूं मैं, अभी आप ही की बात पे आ रहा हूँ। देखिए, पिछले वर्षों में जो सरकारें रही, मैं उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सैन्य दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं, डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान छद्म युद्ध भारत के साथ करता रहा है, ये जो डिप्लोमेटिक, जिस तरीके से भारत सरकार ने अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जो सहयोग प्राप्त हुआ है, ये आज तक 70 सालों में हम लोग नहीं ग्रहण कर सके। भारत की जनता के अंदर आज जो नहीं, आप गलत statement दे भारतीयता रहे हैं। की नहीं, आप बोलते रहे सेना के प्रति 70 साल से जो- क्या जो कोई देश जागरूकता हमारे आई एक है, इसमें था क्या? जो 70 जागरूकता कैसी बात कर आज रहे हैं आप? लोगों में आई है, जो ये पहले हमने भी था हासिल और किया आज है। भी है और हमेशा आगे ये रहेगा। एयर स्ट्राइक से हमने आज हासिल किया है। आज लोगों में देशभक्ति का जज्बा, आप देखिए लोगों के अरे अंदर भैया, जज्बा। आप, मैं बताऊं पवन जी हो क्या रहा है, टीवी में आप चले जाइए, टीवी में तो युद्ध छिड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर मत जाइए, आप उन परिवारों से पूछिए। पवन शर्मा, आपको एक दिलचस्प बात बता देता हूं। कुछ वीडियो जारी कर रहा है पाकिस्तान, और दिलचस्प बात यह है कि पहले अपने वजीर आला के जो वीडियो जारी करता था उसमें होते थे लगभग 30 कट। एक वीडियो जारी किया हमारे बहादुर का, उसमें है 17 कट, और उसमें हिंदुस्तान की मीडिया से इतना डरता है पाकिस्तान, उसका आपको उदाहरण देखने को मिल जाएगा। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा अभी। अनुज जी, ये पाकिस्तान जीतना, चुनाव जीतना साहब आपको? देखिए,
किसी भी चीज को हर चीज का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अच्छा, बीजेपी नहीं कर रही ना? बीजेपी बिल्कुल नहीं कर रही बिल्कुल है। नहीं कर रही बिल्कुल नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी ऐसी राजनीतिकरण का हम नहीं करते। नहीं नहीं दिनेश जी, मुस्कुराइए मत प्लीज। नहीं नहीं, वो सीरियस बात कर रहे हैं, मुस्कुराइए मत। ओके, बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा मैं कि देश के अंदर सेना का और जनता का मनोबल हमेशा बढ़ा के रखना चाहिए। एक घर के मुखिया का काम होता है, अगर वो कमजोर दिखे तो क्या हम पूरा घर को ठप करें और कमजोर मुखिया दिखे? ये नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, लेकिन भारत चलता रहे, उसकी विकास की गति रफ्तार पकड़े, आगे कौन सा बढ़े। मुखिया कमजोर रहा साहब? पाकिस्तान नहीं नहीं, हमारे यहाँ कौन सा मुखिया कमजोर रहा? ये हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों? करिए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं करिए ना, करेंगे। हम अनुसित। राजनीति की बात नहीं करना चाहते अरे हैं। आप बिल्कुल हम- राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप नहीं, राजनीति की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम तो देश के विकास को निरंतर गति देना चाह रहे हैं, अच्छा। प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण, ताकि एक मजबूत मुखिया के रूप में हम हमारे साथ हैं, ताकि हम हर पल हर क्षण लोगों को महसूस होता रहे कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। हम किसी भी क्षण नहीं रुके हैं। अच्छा, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। पीएम जो है वो प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, या प्रैक्टिकल का? बिल्कुल, पीएम ने कहा है कि हमने पायलट प्रोजेक्ट किया है। पीएम ने कहा है कि हमने प्रैक्टिस भी की, और पीएम ने ये कहा कि हम आगे चल के रियल भी करेंगे। आप देखते जाइए होता क्या जाता है। जो जवान शहीद हो रहे हैं, उसके बाद से जो एयर स्ट्राइक और ये अभिनंदन प्रोजेक्ट जो था, पायलट प्रोजेक्ट, उस दरमियान भी बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं। आई एम राइट जग्गी सर? बिल्कुल। मैं एक चीज, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, पीएम ने जनवरी के महीने में एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एक स्ट्राइक से नहीं संभलने वाला है, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया, पीएम ने प्रयास किया, वहां जाके मिले, बातचीत करके किया, एक बड़े भाई कुदारतक ढंग से कि भाई हम जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। तो अब उनको उसी ढंग से जवाब दिया जा रहा है, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा उनको जवाब दिया जा रहा ठीक है। जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल हम सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल हम सही जवाब दे रहे हैं। अगर शुरुआत करी तो मोदी जी, अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारी जो ओथ सेरेमनी होती है उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं। जब तक कि प्राइम मिनिस्टर नहीं आते तो ओथ सेरेमनी शुरू नहीं होती है। बिना बुलाए आप वहां केक खाने चले जाते हमने हैं। एक उदारता दिखाई, हमने उदारता दिखाई, हमने ये दिखाया ताकि मोदी को कल को ये न कोई कह सके। नहीं, आप भी बीच में मत बोलिए। अगर नहीं, आप शुरू किए ना। मैं ये कह रहा हूँ उदारता उन्होंने इसलिए दिखाई, उदारता उन्होंने इसलिए दिखाई ताकि कल को, आज जानते दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर अभिनंदन जी वहां पे क्या कहते हैं POW होते हैं तो वो मोदी जी की गलती होती है। अगर अभिनंदन जी आते हैं तो मोदी जी की नहीं, वो इमरान खान की उदारता दर्शाती है। ये हमारे कुछ लोग तथाकथित। पवन जी थैंक यू बोल रहे हैं क्या? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि थैंक यू बोल कौन रहा है। आप बताइए, आप बताइए। मैं तो राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है तो विपक्ष से उत्तर देने की बात करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, जब किसी भी चीज का, मैं एक अभी इनकी बात के ऊपर जवाब दे रहा हूं, मैं उसका राजनीति नहीं करना चाहता। अगर 46 जवान शहीद होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती। लेकिन जब आप एयर स्ट्राइक करते हो तो उसकी जिम्मेदारी जो है सरकार ले लेती है। अरे भैया, आतंकवाद बना रहे थे उस टाइम पर, आप अगर यही सेना को अगर उसका हक नहीं देना चाहिए तो आप किसको देंगे? आप सेना के ऊपर राजनीति करने आ गए तो आप क्या करेंगे? गांधी जी को बीमारी का बहाना देकर छुट्टी दिलाई गई थी और इटली लेके जाया गया था। आप बताते हैं देश की बात करते हैं, देश को बेचने के लिए पाकिस्तान दलाली करने के लिए, इटली की दलाली करने के लिए आप लोगों ने किया क्या? उसका जवाब अगर सरकार नहीं देगी तो 186 लोग मरे थे, उसका जवाब 186 लोग अगर मरे सरकार से थे हमने मांगे ताज तो कौन हमले मांगेगा? में 26/11 में, और उस टाइम एयर चीफ ने कहा था एयर स्ट्राइक, लेकिन तब तो आप हिंदू आतंकवाद हेमंत करकरे जी की शहादत पे सब पे अंगुली उठा। एक सेकंड जग्गी सर बीच में आइए। आप बताइए जरा, हमें एक बात बताइए, आतंकवाद से आर पार की अगर ये निर्णायक लड़ाई है तो ऐसे लड़ी जाएगी सर? वहां वो कह रहे 26/11, वो कहते हैं 71, एक कहता है 1999। सर ऐसे लड़ेंगे आतंकवाद से? आखिरी लड़ाई अगर ये है तो सर, दैट इज वाई मैं बोल रहा हूं, आपके चैनल में मैंने बताया लास्ट 2-3 दिन से, हम वी आर नॉट अ डेमोक्रेटिक, अ मैच्योर डेमोक्रेसी हमारे देश में अभी तक नहीं पनपी है। हमारे जो ये पार्टीज हैं, डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, वो अभी भी अपना वोट बैंक के चक्कर में देश के नाम पर, देश की इज्जत के नाम पर, देश की सिक्योरिटी के नाम पर खेल रही हैं। मेरे एक ही इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अंदर पॉलिटिक्स खेलिए। जो अपोजिशन है, स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए इन अ डेमोक्रेसी में। एक रूलिंग पार्टी स्ट्रांग हो, अपोजिशन स्ट्रांग हो, तब देश ठीक से चलेगा। अगर वीक अपोजिशन होगी तो देश ठीक से नहीं चलेगा।
बट जहां आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज इन्वॉल्व, एक रिक्वेस्ट है पूरी पॉलिटिकल पार्टी से, प्लीज एक ही लहर से बोलिए। आप अपने प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री खाली बीजेपी के नहीं है, ये फौज के नहीं है, वो पूरे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हैव वन पॉलिसी। अभी वो कोई बीजेपी के नुमाइंदा बोल रहे थे कि हमने ये किया, वो एक अलग इशू हो जाएगा। अच्छा बूथ जरूरी है, देश जरूरी है, देर से आतंकवाद पर लड़ाई जरूरी है, बूथ जीतना जरूरी है, चुनाव जीतना अगेंस्ट जरूरी है। पाकिस्तान आपने जो पॉलिसी लेके आए हैं, एक बात लेके आए। नहीं, चूक कहां हो रही है सर? 4-4.5 सर, साल एयर खत्म स्ट्राइक होने के के बाद बाद आप ये पॉलिसी लेके आए। जगदीश सर, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, अभी भी चूक कहां हो रही है? एयर स्ट्राइक के बाद हम देख रहे हैं सर कि एक के बाद एक जवान अभी भी शहीद हो रहे हैं सर, तो चूक कहां हो रही है? सर जवान शहीद होंगे बिकॉज प्रॉक्सी वॉर चल रही है, ये लड़ाई नहीं चल रही है। हमने प्रॉक्सी वॉर, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर, अगेंस्ट टेररिज्म। हमने पाकिस्तान पर अटैक, हमने लड़ाई नहीं की, अभी स्टार्ट की, वॉर नहीं स्टार्ट किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। हमने उनके नॉन मिलिट्री टारगेट्स लिए हैं, जो उनके स्टेजिंग एरियाज हैं, उनके फॉरवर्ड एरियाज हैं, जो उनके मिलिटेंट्स, जिनको वो उनकी जो फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं मिलिटेंट्स, हमारे यहाँ सिविल गवर्नमेंट को, सिविल पॉपुलेशन को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमने उनको डिस्ट्रॉय किया है। बट पाकिस्तान ने क्या किया है, अपने 9 जहाज निकाल के हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, हमारे पेट्रोल डंप्स, हमारे हेडक्वार्टर्स पर बम्बार्डमेंट करने की कोशिश की है। जो हमारे मिग्स और जो हमारे मिराज 2000 हैं, उनको भगाया, उनका एक F-16 गिराया। ये पूरी दुनिया जानती है। जहां तक आपका ये कहते हैं कि भी ये खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा सर। ये लास्ट 30-40 साल से चल रहा है। दिस प्रॉक्सी वॉर इज गोइंग ऑन, ये चलता रहेगा। बट एक इसमें एक गोल्डन लाइन ये आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फर्म पॉलिसी बना ली है। ना अभी कोई क्रिकेट मैच नहीं होगा, कोई बिरयानी वाला खाना नहीं खिलाया जाएगा, अभी कोई शादी ब्याह में नहीं आएगा कोई। अभी आप करेंगे जिस हाथ से करेंगे, ताली 2 हाथ से बजेगी, अभी एक हाथ से नहीं बजेगी। अब तो नहीं पहले जाएगा ना कोई पाकिस्तान एक हाथ से ताली बजवा रहा था। पूछवा लेते हैं सर, पूछवा लेते हैं। आपका कोई नहीं जाएगा ना? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, ताकि हमारे बीच में बोल रहे हैं सर, समझौता रहे। बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं कोई नहीं जाएगा सर, कोई नहीं जाएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर आएंगे तो आगे की रणनीति क्या होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह कि आखिरकार उस रणनीति के आधार पर क्या आतंक पर आर पार की जंग हम जीत लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ये आतंक के खिलाफ आखिरी जंग अगर वाकई में आखिरी जंग है, तो फिर इस जंग को लड़ना कैसे चाहिए, और क्या जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, क्या यही एक तरीका है कि आतंक का अब खात्मा होगा? पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। विंग कमांडर अभिनंदन की स्वदेश वापसी के बाद हिंदुस्तान को अपने सबसे बड़े दुश्मन से बहुत बड़ी जीत मिली है। देश जीत के जश्न में डूबा है और राहत की खबरों के बीच लोगों में खास जोश है। मगर क्या भारत का पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ? क्योंकि जिस बदले के लिए जंग की शुरुआत हुई थी, उसका खात्मा तो अभी बाकी है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद हमारे 40 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने जो कार्रवाई की थी, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, जिसकी पिक्चर तो अभी पाकिस्तान ने देखी ही नहीं। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस रियल प्रोजेक्ट की बात की है, उसे समझने की कोशिश करें तो आने वाले कुछ दिनों में आतंक के खिलाफ भारत की स्ट्राइक नजीर देखने को मिल सकती है। हालांकि जाबाज अभिनंदन का वीडियो वायरल करने का पाकिस्तानी मकसद यही था कि भारत को बैकफुट पर लाया जा सके।
लेकिन भारत सरकार ने जिस सूझबूझ के साथ पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि उसे 24 घंटे के भीतर ही घुटने टेकने पड़े, मगर भारत के रुख से लगता है कि उसके तेवर अभी भी नरम नहीं पड़े हैं। यानी बालाकोट एयर स्ट्राइक तक ही मामला खत्म नहीं हुआ है। मोदी के दिमाग में अभी भी कुछ न कुछ चल रहा है जो कभी सामने आ सकता है। यही नहीं, वजह है कि भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अभी झांकी है। जैश प्रमुख मसूद अजहर और JUD प्रमुख हाफिज सईद अभी बाकी है। आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने आतंकी संगठनों और उनके रहनुमाओं में खौफ पैदा कर दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे अभी भी जिंदा हैं या कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। भारत के नजरिए से देखें तो जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद आतंक के वो दो बड़े नाम हैं जिनके खात्मे के बिना भारत में आतंक के खिलाफ जारी मौजूदा लड़ाई खत्म नहीं मानी जा रही है। भारत की सफलता यह है कि अब पाकिस्तान ने अजहर मसूद के पाकिस्तान में होने की बात भी कबूल ली है और मौजूदा समय में पाकिस्तान के साथ तनाव के पीछे भी वही है, क्योंकि उसी के दहशतगर्दों ने पुलवामा हमले को अंजाम दिया है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो जमात उद दावा के नाम से सामाजिक संगठन चलाता है। अब सवाल ये कि मोदी ने जिस रियल प्रोजेक्ट की बात की है वो कहीं यही तो नहीं। अब सवाल उठता है कि मोदी ने जिस रियल प्रोजेक्ट की बात की है वो कहीं यही दोनों तो नहीं। इस देश की ताकत है, डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। ये ताकत इस देश में है। आइए उस आत्मविश्वास को लेकर के चले, एक पराक्रमी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है। खैर, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उसके बाद आतंक के आकाओं पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक, जिससे साफ है कि भारत अब बातचीत नहीं, हर वार पर पलटवार करेगा। आतंक के खात्मे तक और आतंकियों के सफाए तक हिंदुस्तान की यही जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चलिए सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि सीधे तौर पर तमाम मेहमान इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम समझ रहे हैं कि आखिरकार आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, सरकार लड़ने की बात कर रही है और सेना मुस्तैदी के साथ खड़ी है, क्या वो सही दिशा में जा रही है? दिनेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे। सर जरा समझाइए, ब्रेक से पहले हम आपके पास आना चाह रहे थे, क्या वाकई में सही दिशा में जा रही है लड़ाई? बिल्कुल ऐसा है। हमें ऐसा लगता है कि पायलट प्रोजेक्ट जो पूरा करना बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो कोई एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है और शायद हमारी आर्मी ने कुछ अचीव कर लिया है जो अभी सामने नहीं आएगा और समय उसके बाद कुछ सामने आए बात। जहां तक कि इनका सवाल है कि पाकिस्तान के साथ और आगे क्या होना है, तो ये तो सच है कि सईद है, अजहर है, दाऊद इब्राहिम है और उसके साथ जो और भी वांटेड लोग हैं, जो वांछित लोग हैं, जिनको भारत की आवश्यकता है, वो तो पाकिस्तान को सौंपने ही पड़ेंगे, वरना तो इस फाइट का कोई मतलब नहीं ना, इस संघर्ष का फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि देश की जनता तो पूछेगी ना कि बताइए अजहर का क्या हुआ, बताइए दाऊद का क्या हुआ, बताइए उसका क्या हुआ, क्या सईद का क्या हुआ। तो तीन मुद्दे तो। और जहां तक छद्मवार का सवाल है, तो छद्मवार को तो इनको बहुत ही इन्होंने अपनी रणनीति के तहत उस पर कुछ कार्रवाई जरूर की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है। तो मैं जहां तक समझता हूं
कि भारत आएंगे बहुत ही हाफिज सही दिशा में जा रहा है, भारतीय आर्मी सही दिशा में जा रही आएगा है। मसूद अजहर, बिल्कुल आएगा दाऊद इब्राहिम। मैंने क्या कहा? एक सेकंड सर, एक सेकंड। जब अभिनंदन को हम हासिल आएंगे कर सर? सकते हैं, जब हम अपने अभिनंदन कब को हासिल आएंगे कर सर? सकते हैं, बोलने अगर मुझे मौका तो मिले फिर इन तीनों को हासिल देश की जनता तभी मानेगी। देखिए आपका एजेंडा था ना ये, देश की जनता को तभी विश्वास होगा। हमारा एजेंडा हमारी जनता जो 2014 है से बहुत पहले भावुक प्रकृति की है। कि दाऊद को लेकर आएंगे, हमारा एजेंडा हाफिज सईद आतंकवाद को के लेकर विरोध, आएंगे। बिल्कुल सबको लेके आएंगे। देखिए मुझे 1 मिनट बोलने का मौका मिले तो मैं बहुत अच्छे से बात कर सकूं। अच्छा एक सेकंड सर, मैं बीच में रोक रहा हूँ। वो आप लोगों की बाइक रैली चलनी थी, कैसे चल रही है सर वो? बिल्कुल देश नहीं बंद होगा, अच्छा, देश नहीं रुकेगा। प्लीज कैरी ऑन। बिल्कुल देश नहीं रुकेगा Please, कि हम देश नहीं रुकेगा, देश की प्रगति चलेगी, आगे जी बढ़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। कंसर्न ये है कि मोदी जी ने जब हमारी सरकार आई तो उन्होंने प्रयास किया, अग्रवाल जी भी सहमत होंगे इस चीज से, क्योंकि अगर हम बातचीत ना करते तो हम जाते ना, बात ना करते, लोग कहते देखिए ऐठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं। आज इसीलिए पूरा विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा हुआ है कि हमने अपना एक जेस्चर दिखाया, हमने एक अच्छा बड़े भाई का होने का एक जेस्चर दिखाया। ठीक है हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको हम शपथ ग्रहण में बुला रहे हैं, ठीक है आप अपने यहाँ सुधार करिए। लेकिन जब उन्होंने नहीं सुधार किया, ये हमने दो उनको चेहरे हम मौका दिखाने दिया। कब तक आएंगे? वो हमने मसूद उनको अजहर, मौका हाफिज दिया, सईद नहीं सुधार किया। कब तो आएंगे जिस वो? भाषा में समझ रहे हैं, अनुज उस सिंह भाषा कब में आएंगे? बिल्कुल मैं वही समझाया पूछ रहा हूँ, जा जिस भाषा में और समझाइए कब सेना आएंगे वो? को पूर्ण अधिकार दिया गया, एक सर, वो कब रणनीति आएंगे? जैसा भी चाहे, जो चाहे, जब चाहे वो अटैक करें, जो भी चाहे जैसे करें, सरकार उनके साथ एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के चुनाव साथ से खड़ी है। पहले आएंगे, चुनाव के बाद आएंगे? देखिए इसमें चुनाव, देश में चुनाव की बात अलग होती है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं हर पल हर देश। हम 33 राज्य हैं, इतने राज्य हैं, चुनाव कभी विधानसभा, कभी पंचायत, कभी लोकसभा चुनाव चलते रहते हैं। तो क्या हर चीज का चुनाव अलग चीज होता है? ये अलग चीज होता है, ये देश का मुद्दा है। इसमें हमें लगता है कि चुनाव को नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए, चुनाव अच्छा। एक अलग विषय होता है। लेकिन देश के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हम देश में बिल्कुल आतंकवादी, चाहे वो भारत के अंदर लोग हों, चाहे भारत के बाहर पवन लोग, शर्मा सही जो रणनीति पर छिपे काम हुए कर रहे हैं? गद्दार हैं, उनको भी हम ढूंढ के एलिमिनेट करेंगे, बाहर करेंगे, पवन शर्मा और जी- जो वहां पे हैं उनको भी हम मिटाएंगे। सही ट्रैक पर चल रही है देखिए सरकार? अगर सही ट्रैक पे होते, अगर ये सेना के साथ में होते या इनको थोड़ा बहुत भी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की बात होती, ये तो पूरा ही हमेशा ही चुनावी मोड में ही रहते हैं। अगर आप देखा जाए तो जब सेना के जवानों पे हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी शूटिंग में व्यस्त थे, उधर अमित शाह जी जो है वो अपनी एक चुनावी सभा में मशगूल थे, योगी जी भी एक केरला में चुनावी सभा में मशगूल थे। उसके बाद में भी दूसरे दिन अगर ऐसी एक घटना पवन होगी जो शर्मा जी, भयंकर प्लीज, थी, प्लीज। उसके बाद में भी जो सारे के सारे उसी प्लीज में लगे हुए थे। सर तो अगर आपके उसको आप सर सवाल तो उस वक्त भी उठे जब आपकी सरकार थी, आपके गृह मंत्री पता नहीं सूट बदल बदल के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवाल उठे थे नैतिक ना सर? जिम्मेदारी लेते हुए हमने इस्तीफा मांगा उनसे। सर, हमारी सर, सरकार होती थी जिसमें सर, इस्तीफे मांगे जाते और हमने इस्तीफे लेते थे। इनके यहाँ तो नैतिक जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेता। अगर 46 जवानों की अगर कहीं ना सर, मैं कह रहा हूँ अगर शहीद हुए इस्तीफा हैं इसलिए नहीं तो हुआ उसमें था। क्या हुआ? इस्तीफा आप इसलिए मुझे डिले बताइए हुआ पूरी था कि सोनिया जी उसको हिंदू भैया, आतंकवाद बनाना चाह रही थी अरे और बना भैया, नहीं पा रही थी, एक सेकंड, इसलिए उनका एक इस्तीफा हुआ था उस सेकंड, टाइम पर। अनु सिंह, बात खत्म हुई ना? येदियुरप्पा ने कहा ना सर 28 में से 22 सीटें आ यही तो जाएंगी, मैं बात कह रहा खत्म करिए अब। ओके, यही बोले तो मैं पवन कह रहा शर्मा। हूँ। ये लोग हर चीज को अब इनका एक जो भाजपा का बड़ा नेता है जो गुजरात में यही अच्छा, कहता है कहाँ कि ट्रैक पर गलत है ये आपके बताइए पास- ना। आपके पास सबसे बड़ा मौका है, आप इसको भुलाइए। यही चीज येदियुरप्पा जी बोलते पवन हैं। शर्मा, अरे भैया वो हो अगर गया ना सेना सर, हो गया। की अगर शहादत वो को बोल अगर रहे हैं आपने 28 में से भुलाना 22 था, सीटें ले तो आएंगे आप सर, क्या करेंगे? सर ये बताइए ना ट्रैक पर कहाँ गलत चल रहे हैं, वो बताइए, फिर हम उनको ट्रैक पर लेकर आते हैं। देखिए ट्रैक पे गलत होने की बात है, अब सरकार खुद देखिए। अगर हमने कोई कंसर्न उठाया है कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर था जिसमें हमारे सेना के 46 जवान शहीद हुए, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए और उसके बारे में कोई नैतिक जिम्मेदारी किसी की लेनी चाहिए। चाहे रक्षा मंत्री जी ले, चाहे प्रधानमंत्री जी ले, चाहे गृह मंत्री जी ले, कोई तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी ले। बोलिए अनु सिंह, ये नैतिक जिम्मेदारी चाह रहे हैं? जिसकी खुद की नैतिकता का पता नहीं, वो दूसरे की नैतिक जिम्मेदारी क्या लेंगे? जिसकी खुद की न नियत न नैतिक, अगर देश के अंदर 1947 से लेके इनकी नियत और इनकी नैतिकता होती तो आज ये देश का हाल ही ना होता। यही तो कह रहा आज ये हूं। बता रहे हैं, आज जनता ने आपको आज 70 साल तक दूर क्यों 70 रखा? साल तक नहीं, इसका मतलब ही यही है। 1947 में नेहरू ने 70 अगर ये साल किया तक होता आपको तो आज जनता ने इतनी दूर शहादत क्यों ना होती रखा? वहाँ पे। उसका आप कारण ये यही बताइए, है। अरुणाचल इसीलिए आप उन्होंने लोगों दिया, की जो कश्मीर हेकड़ी है उन्होंने ना, दिया, जो आप आपने क्या घमंड किया? के बारे कहते आपने क्या हैं, किया? ये इसी वजह, आपने यही कारण नैतिकता की बात है, करते हैं, यही जिसका कारण है। खुद जनता ने नैतिकता आपको हो इसलिए चुका दूर है, रखा जिसका 70 खुद से, नैतिकता और हो आने चुका वाला है, वक्त भी जो ऐसा सेना की होगा दलाली में जो आप व्यस्त है, फिर दोबारा वो क्या 70 बात साल कर से दूर सकता है? रहोगे। अनु सिंह, आप जिन वंशों को, जिन पीढ़ियों को कोस रहे हैं, मेरा सवाल आपसे सीधा है, आपको किस लिए लेकर आए? फिर किस लिए लेकर आई जनता? तो हम कर रहे हैं, हम तो कार्रवाई खुलेआम कर रहे हैं, सीना ठोक के कर रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं, हम तो खुलेआम पवन जी, कार्रवाई कर रहे हैं। ओके, हम कार्रवाई पवन करने अग्रवाल वाले जी, ये तो सियासत की बात रही, सरकार का वाकई ट्रैक पर सही चल रही है?
देखिए मैं यहाँ कूटनीतिक नजरिए से जो इनका राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, मैं उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस और कोई एक्सपर्टीज़ राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं है। यहाँ हम लोग केवल चर्चा कर रहे हैं कि भारत इस समय किस दिशा की ओर जा रहा है, वो ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो मैं केवल उसी पर अपने आप को केंद्रित रखूँगा। देखिए भारत सरकार जो भी लीड कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उससे पहले कोई और थे, इसके बाद कोई और होंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो नेतृत्व कर रहा होता है उसकी क्षमताओं पर शक नहीं करना चाहिए। देश किसके हाथों में है, उसने उस समय जो बेस्ट निर्णय हो सकता था वो लिया, और वो देश की रक्षा सुरक्षा को ध्यान में रख करके लिया। आज आप उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा करते हैं, तो ये जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में जो लोग इस प्रकार के वीडियोस चला रहे हैं, मैसेजेस चला रहे हैं, ये इससे देश कमज़ोर होगा, देश मजबूत नहीं होगा। यहाँ की जनता को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन भ्रमित करना हम जा पा रहे हैं युद्ध की तरफ। नहीं, देखिए युद्ध की तरफ हम पहले भी नहीं जाना चाहते थे, आज भी नहीं जाना चाहते, और संभवतः हम आगे भी नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो जिस प्रकार विकल्प क्या है हमारे पास? नहीं देखिए, विकल्प अभी हम कुछ भी नहीं सोच सकते विकल्प के बारे में। क्यों? ये सारा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अब इसके बाद क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाता है। अभी वो फिर दोबारा से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसने फिर अभिनंदन जी को छोड़ने में कुछ शर्तों की कोशिश की लगाने की, जिसको कि हमारी सरकार ने और सेना ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम आपकी किसी शर्तों में फंसने वाले नहीं हैं, लिहाजा वो इस दबाव में आया। अभी देखिए सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली ये है कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तान पर हम लगातार दबाव बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इकोनॉमिक स्तर पर, और जिस जिस स्तर पे हो सकता है वो करें। इसमें जो सबसे बड़ा एक एंगल जिस पर मैं बार बार ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि भारत में जो जिस प्रकार के स्लीपिंग सेल्स उनके आतंकवादियों के हैं, जम्मू कश्मीर में और देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग उनको सपोर्ट करने वाले हैं, वो लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, कुछ और कर लिए जाएंगे, और उनको टाइट करना या उनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इन आतंकवादियों को देश के अंदर से सपोर्ट नहीं मिलेगी और वो रुकेगी, तब तक ये जो है ये सारा सिलसिला चलता है। जगीर साहब कहाँ जा रहे हैं सर, जरा समझाइए, क्या वाकई में ये आतंक के खिलाफ अगर आखिरी लड़ाई है तो इसको लड़ने का तरीका बताइए सर। सर ये आखिरी लड़ाई नहीं होगी, ये तो खाली पहला कदम है टेररिज्म के ऊपर। सेकंड जो सा भी होगा, अपना गवर्नमेंट अपना इंट सेटअप जो हमने थोड़ा सा हमारा कमजोर पड़ गया था उसको मजबूत करिए। जो आपके OGWs हैं, जो आपके स्लीपर सेल्स हैं, जो आपके इंटेलेक्चुअल सूडो सेकुलर मीडिया वाले बंदे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इनडायरेक्टली इनके हेल्प कर रहे हैं, जो एनजीओ इनके नाम पर एनजीओ चला रहे हैं और पैसा इनके पास जा रहा है, अभी गवर्नमेंट उन पर शिकंजा कस रही है, उनके ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रही है, उनके जो लीडर्स हैं उनको बिहाइंड द बार्स डाल रही है। ये करेंगे। और जो एक और रिक्वेस्ट है हमारी पब्लिक के लिए, आप भी चौकन्ने रहिए, बिकॉज अभी भी जहां पर भी जनरस मूव ऑफ लोग होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल विल बी देयर, आतंकवादी उनके स्लीपर सेल्स कुछ ना कुछ हंगामा करेंगे, बिकॉज उनके गॉड फादर्स अक्रॉस द बॉर्डर उनको हिदायतें दे चुके हैं। हमें चौकन्ना रहना है। ये नहीं कि हमने उनके एक फाइटर पायलट गिरा दिया, हमारा विंग कमांडर साहब वापस आ गए तो लड़ाई खत्म होगी। नो, अब तो ये पहला कदम हुआ है, शायद अगले कुछ सर अगला कदम क्या होना चाहिए? होंगी अगर गैंग हमारे कोर्ट में है तो क्या कदम होना चाहिए सर? सर अगला कदम यही है, जितने सर फौज में तो आर्म फोर्सेस को ऊपर छोड़ दीजिए, अपना जो बॉर्डर अक्रॉस वाला है वो आर्म फोर्सेस देखेंगी। आर्म फोर्सेस मतलब हमारे तीनों अंग देखेंगे। जो इंटरनल वाला है वो गवर्नमेंट देखिए, अपनी फर्म पॉलिसी बनाइए। जितने OGWs हैं आपके, जितने स्लीपर सेल्स हैं आपके, जितने इंट सेटअप्स हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए, अब ऑन ग्राउंड पर लेके आइए उनके। ओके दिनेश जी, क्या वाकई में ये वक्त है कि कश्मीर की नीति को लेकर भी एक बार फिर से सोचना चाहिए सरकार को कि अब तक भैया इस नीति पर हम चले और समाधान नहीं निकला, तो अब हमें अपनी नीति बदलनी चाहिए। सही कह रहे हैं एब्सोल्युटली। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये 70 साल के अंदर देखिए ऐसा है, फर्स्ट टाइम आपने एक कश्मीर प्रोएक्टिव नीति निकाली है अगेंस्ट फॉर JNK। आप तो अपलीसमेंट पॉलिसी कर रहे थे, ये अपलीसमेंट पॉलिसी थी, इसलिए आपको आरोपी के अंदर आपके ये वैन घुसी अंदर और ये 40 बंदे शहीद हुए। नेता अदरवाइज रोड ओपनिंग होती थी जब आर्मी कॉर्नर निकलता था,
सर वो ये आकलन कर लेंगे सर, ये सरकार में किस तरह से पीडीपी के साथ बनाई वो आकलन कर लेंगे सर। ये एक सेकंड दिनेश जी की बात रखिए। आपने जो कहा है, आपने बहुत सही बात कही। देखिए इस समय कश्मीर पर एक्शन लेने का या कश्मीर पर राजनीतिक या सैनिक या जो भी आपके आर्थिक फैसले हैं वो लेने का सही वक्त है। 35A जिसका संबंध 370 से सीधे नहीं है, जिसका संबंध सीधे राष्ट्रपति जी के एक आदेश से है, आप उसको खत्म कीजिए। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है, शायद इसी से घबराया हुआ पाकिस्तान है, इसी से घबराए हुए वहां के स्लीपर सेल हैं। और जो वहां पर हो रहा है कश्मीर के अंदर जो एक्शन लिया जा रहा है वहां की जमात के खिलाफ, जिसने वहां पर टेरर को फंडिंग कर रखा है, ये सही वक्त है। भारत शायद इस एक्शन पर आगे बढ़ रहा है, आर्मी अपना काम कर रही है और हमें सुनने को मिल सकता है कि कश्मीर के ऊपर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोई लगता है आपको पवन अग्रवाल जी? बिल्कुल जी। ये अगर रणनीतिक लड़ाई भी हो चुकी है, कूटनीतिक लड़ाई भी हो चुकी है, तो कश्मीर उसमें सबसे बड़ा हथियार है पवन अग्रवाल जी, पूरे कि अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है तो। देखिए पूरे भारत में यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर पीड़ित आतंकवाद से है तो वो जम्मू और कश्मीर है। और जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा भी कि 35A और 370 ये धाराओं में यदि थोड़ा सा भी हम लोग प्रयास करें तो 35A को आराम से किया जा सकता है, संभवतः उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों को पनाह देने वाले जो कुछ उनके आका यासीन मलिक, शब्बीर शाह, गिलानी और ये सब लोग, इन लोगों को कश्मीर से निकाल करके देश के किसी कोने में गिरफ्तार करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पत्थरबाजों को बढ़ावा देते हैं, यही वो लोग हैं जो टेरर फंडिंग को ऑपरेट करते हैं, यही वो लोग हैं जो आतंकवादियों को छुपाते हैं, यही वो लोग हैं जो सारे देश में आतंकवाद के इन दूतों को फेंकते हैं, प्लांट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है सरकार शायद कुछ इस दिशा में भी कार्य कर रही होगी कि इन सब लोगों को वहां से निकालना बहुत जरूरी है। आपको लगता है पवन शर्मा जी अब वक्त आ चुका है कि कश्मीर नीति जो है उस पर अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग कदम लेते हैं तो आप लोग साथ देंगे, राइट? देखिए हाँ, सरकार का काम है, कोई भी नीति अगर लाते हैं और बात करते हैं विपक्ष के साथ में बैठ के, तो कहाँ विपक्ष भागने वाला है? विपक्ष सरकार के साथ में खड़ा है, राष्ट्र के नाम पे खड़ा हुआ है, इसमें कहीं अतिशयोक्ति भी नहीं है। तो आप तो नहीं कहेंगे ना ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ बैठ के बहुत बात की सरकार है देश के अंदर, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड सर 4.5 साल में जवाब दिया ना उन्होंने 35A को लेकर, आप पूछ लीजिए 4.5 साल में क्या किया, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी पूछना चाहेंगे दिनेश शर्मा जी? आप बैठे सरकार के नुमाइंदे, पूछ लीजिए आप कि 35A और 370 को लेकर क्या किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार भी तो उन्हीं के साथ में बनाई है। वो देखिए सर पीडीपी के साथ सरकार बनाई, बिल्कुल सही आपका सवाल है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहीं नहीं था 370, सरकार के नुमाइंदे साइड बैठे किया गया। एक सेकंड, जब हम लोगों को लगा कि सरकार हमारे नीतियों से नहीं चल पा रही, हमने समर्थन वापस ले लिया। हाँ सर, हमने सत्ता का मजा लेने के लिए हमने देश का समझौता नहीं किया। सर वो जानते हैं सर कौन सा पवित्र और अपवित्र गठबंधन की दुहाई आप देते हैं। पवन शर्मा जी बताइए ना क्या कश्मीर पॉलिसी होनी चाहिए आप? नहीं, वो बताने के लिए अब कश्मीर पॉलिसी अगर टुकड़े टुकड़े गैंग को जवाब पॉलिसी अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम बताएंगे। आज अगर सरकार भाजपा की है तो वो खुद बताए, और खुद अगर सहयोग लेना चाह रहे हैं अगर विपक्षी दलों का तो वो जरूर ले, स्वागत है। नहीं वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि वो जो कह रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनके साथ तो नहीं खड़े होंगे ना आप लोग? देखिए अगर ऐसा कोई कहीं पे भी कोई किसी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहीं ऐसा कुछ कहा नहीं है, अगर होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई। सर मैं उन कश्मीर, अगर आप उसको छोड़ दीजिए, अगर सर मैं वो कश्मीर वाले की कह रहा हूँ सर, मैं उन्हीं की बात, सर वो उनकी जो अपने आप को आजादी की लड़ाई की बात करते हैं और अपने बच्चों को जो है अमेरिका पढ़ाते हैं, जो प्लांटेड बच्चों को अमेरिका में पढ़ाते हैं सर, जो अपने बच्चों को जो गरीब बच्चों के हाथ में पत्थर थमाते हैं और अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाते हैं, रहे भी नहीं ना है सर, उनके बारे में पूछ रहा हूं मैं। जो अलग अलग है उनके साथ में हम पहले भी नहीं थे ना आज हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके साथ में अगर कोई ज्यादती हो रही है, प्लांटेड वीडियो चलाए जाते हैं उनके अगेंस्ट में, तो हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। आप देखिए कहीं पे भी हो। पवन शर्मा प्लीज सर, मैंने बात की थी उन अलगाववादियों की जिनके बच्चे जो हैं वो बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं और उन कश्मीरी बच्चों को गुमराह करके जो है ये सरकार देखे उसको। हाँ, आपने तो सर राज किया तो वो आपकी गलती भी नहीं होगी। अनु सिंह फाइनल कमेंट आपका। अब ये बताइए कि साहब हाफिज सईद और मसूद अजहर चुनाव से पहले आएंगे बाद में? देखिए देश एक सुरक्षित हाथों में है, इसलिए देश की जनता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
सारे लोग जो भी देश के विपरीत गतिविधियों में लगे होंगे, देश के विरुद्ध गति चाहे अंदर चाहे बाहर, अब उनको डर के रहने की जरूरत है। आपके एजेंडे में है? अरे एजेंडा साहब हमारा तो ये है, देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। आपके एजेंडे में 35 है। हम वहां पे जाके आपके एजेंडे में 370 है। सर सुन लीजिए, देश इतना आपके एजेंडे में मसूद अजहर है। अगर लोग बोलते हैं कि एक हाफिज सईद है। मोटरसाइकिल भी चोरी हो जाती थी, थाने से निकालने में 3-4 दिन लगता था। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का डर देखिए कि वो हमारे पायलट को बाइज्जत लाके छोड़ के जाता है विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन, और वही पायलट उनके घर में घुस के पिछले 15 दिन से 61 जवान शहीद हो चुके हैं जो अघोषित। अरे साहब, कांग्रेस ये इनका बोलने देश का जो है क्या हक सुरक्षित रहती है, हाथों में जिसकी है। कोई नियत आप ही ये नहीं है, देखिए, जिसकी नियत नियत तो ही आप देश लोग भी बेच खराब रहा, है। देश के टुकड़े नियत टुकड़े नहीं है, गए। आप चलिए, लोगों की चलिए, नियत हमेशा चलिए, चुनाव के चलिए, ऊपर सर, रहती समय है। खत्म हो गया। कहीं पे भी नहीं है। चलिए, समय आप खत्म हो गया। लोगों की बहुत बहुत वजह से शुक्रिया। आज ये जो हालत हो रही है, ओके सर, केवल ओके हथियार में दलाली ओके, खाने का केवल ठेका ले ओके सर, रखा है। ओके ओके ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। फिलहाल इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।